Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम जो है वो जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और देयर आर टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इज़ एक्चुअली अ वेरी वाइटल जो है ना उसका किरदार है पाकिस्तान का। पूरी दुनिया के अगर हम ममालिक को देखें तो प्रॉब्लली इस वक्त जो सबसे मुश्किल में है वो शायद पाकिस्तान है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। और हमें ये बहुत एक अल्लाह का करम है हम पे कि हमारी एक हुकूमत ऐसी आई हुई है जिसका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो मिलकर इनके फैसले ले रही है। और हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही होगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर सैमसन सैमसन जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर साहब को पहले तो खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अस्सलामुअलैकुम जी। जी। बिल्कुल ब्रिगेडियर ठीक। साहब, आज हम बात पहले तो करेंगे ना 2 पार्ट्स में ऐसी बात करेंगे। शुरू करेंगे हम ट्रियोका प्लस जो है दोहा में। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़रा थोड़ा-सा बताएँ उसके बारे में। फिर हम तालिबान विज़िट जो है चाइना। देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ, सो वी वुड लाइक टू कवर एज़ मच एज़ पॉसिबल इन वन शो। और पाकिस्तान की जो टीम है एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो और आईएसआई जो चीफ हैं वो भी इस वक्त मोइज़ यूसुफ के साथ अमेरिका में वाशिंगटन में मौजूद हैं। दोनों ममालिक के उसके साथ एंथनी ब्लिंकन का विज़िट है इंडिया का। और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो उन सबको डिस्कस करना चाहेंगे। तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द ट्रियोका प्लस इन दोहा जो कि पाकिस्तान, रशिया, तालिबान, चाइना और अमेरिका भी प्रोबेबली इसमें शामिल होगा। तो ज़रा प्लीज़ उससे हम शुरू करते हैं। यूं है कि जो ट्रायोका प्लस है उसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अफगान तालिबान दोहा में मिलेंगे। जाहिर है जब दोहा में मिलेंगे तो दोहा की गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ अमल दखल होगा। इसके अलावा जब ये मीटिंग होगी तो को-ऑप्ट रहेंगे ज़ल्मे खलीलज़ाद जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए, और जिन्होंने नेगोशिएट किया अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रॉल। और इसमें बहुत अहम अमूर डिस्कस होंगे और उन तमाम अमूर का मकसद ये है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो, कत्ल गारत ना हो, जल्द अज जल्द अफगानिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल कंसेंसस की हुकूमत बने जिसमें सबकी शराकत हो और अफगानिस्तान जो है अमन की तरफ आए। और जब अफगानिस्तान अमन की तरफ आएगा तो वो भी बहुत बड़े कुदरती वसाइल से भी लेस है, तो वहां से फिर कम्युनिकेशंस खुलेगी बहरा अरब की तरफ, पोर्ट कासिम और ग्वादर के जरिए। और ये पूरा खिता सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, चाइना, रशिया, ये सब इससे मुस्तफीज होंगे। और इसमें जाहिर है ये भी डिस्कस होगा कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगी, ये टू वे ट्रैफिक होगी। ये खिता अगर खुलेगा तो जो चीजें ऊपर से नीचे आएंगी वो तो आएंगी, नीचे से ऊपर जो जाएंगी वो पूरी दुनिया का माल जाएगा। तो पाकिस्तान चाहता है कि पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो और इस पूरे खिते में 40 बरस की जंग जदल, नफरत, गोला बारूद के बाद जो है एक अमन का दौर शुरू हो। तो ये मकासद हैं मेरे ख्याल में ट्रायोका प्लस के जो दोहा में होगी। और ये कब तक एक्सपेक्टेड है ये जो होने जा रहा है ट्रियोका प्लस जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये बहुत जल्द शुरू हो रहा है और इसकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो ऑलरेडी हो रही है और ब्रीफ्स वगैरह एक्सचेंज हो रहे होंगे। ये बहुत काम होता है जो कि हमें बाहर नजर नहीं आता, लेकिन वो बैकडोर में होता है। तो इट इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस। अब हम जरा बात करते हैं कि जो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट विजिट है तालिबान का चाइना में, और जो मुल्ला बरादर हैं, जो मुल्ला उमर के बाद जो उनके जो समझे जाते हैं, उन्होंने चाइना में विजिट किया है। उन्होंने मतलब वो जो ट्रेन जो गुजर रही है उसके बारे में भी डिस्कशन हुई है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई हैं। जो काबुल हुकूमत है ऑब्वियसली दे डिड नॉट लाइक इट, इंडिया डिड नॉट लाइक इट, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स राइट नाउ इन्वॉल्व्ड इन इट। और इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो तालिबान का जो चाइना को जो 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 जो, जो ट्रिप है टू द चाइना, और जिस तरह से तस्वीर उन्होंने जारी की हैं? जी,
आपने वजह कहा, मुल्ला ब्रादर जो हैं वो मुल्ला उमर के को फाउंडर थे तालिबान मूवमेंट के, लिहाजा वो बहुत अहम रुकन हैं तालिबान शुरा के अफगानिस्तान में। उनकी लीडरशिप में ये जब टीम गई है चाइना मुलाकात करने के लिए और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिला है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और चाइना ने जो उनके साथ डिस्कशन की हैं वो भी इन्हीं लाइनों पे कहीं की हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ब्रॉड कंसेंसस हो, खून खराबा ना हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए इस रीजन में। इसके अलावा एक अहम सेंसिटिव इशू है सिंकियांग में चाइना का, और वो है टर्किक पीपल का। वो जो टर्किक पीपल हैं जिनको यूगर्स भी कहा जाता है, वो एक शोषा छोड़ा गया हुआ है आज़ादी का उनका, और वो चाहते हैं कि उनको उस रीजन में ऑटोनॉमी मिले। वहाँ पर अब तरक्की भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, लेकिन अफगानिस्तान की तकरीबन 47 मील की सरहद है चाइना के साथ, 14,000-15,000 फुट की बुलंदी के ऊपर। उधर से एक्सेस होती है चाइनीज एरियाज में अफगानिस्तान से। तो चाइना ये चाहेगा कि अफगान तालिबान इस किस्म की सोरिश अपनी जमीन से ना होने दे। और ये सोरिश कौन करेंगे? ये सोरिश करेगी दाइश, ये सोरिश करेगी आइसिस, ये सोरिश करेगी तरीके तालिबान पाकिस्तान। ये सारा जो है ये एक ही बोतल में पड़ा हुआ मुरब्बा है, जिनको बैरूनी कुव्वतें जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में अमन नहीं चाहती, उनकी पुष्टनाई हासिल है। तो इनकी जो इंग्रेस है चाइना की तरफ, उसको रोकने के लिए चाइना ने जरूर मुज़ाकरात किए हैं अफगान तालिबान के साथ। इसके अलावा जाहिर है कुछ सड़कें बनेंगी, कुछ सुरंगें बनेंगी जिनसे चाइना की डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान के अंदर हो जाएगी। ये चीज़ें भी डिस्कशन में आई हैं। फिर जो रेलवे लाइनें फैलनी है उज्बेकिस्तान से थ्रू खैबर इनटू पाकिस्तान, थ्रू कंधार इनटू पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें भी डिस्कशन में आई होंगी। अच्छा, अब देखिए ना, जिस तरह काबुल हुकूमत है, और काबुल हुकूमत ये कहा जाता है कि हमेशा से पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन जो है वो काबुल हुकूमत का कभी भी नहीं रहा पाकिस्तान के साथ। हालिया सालों में तो नहीं रहा, कम से कम पिछले 20-30 सालों में जो ये कहा जाता है। और जो अभी रिसेंटली जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं, वो बेशक ये हमदुल्ला महद हों या अशरफ गनी खुद हों, ये जिस तरह की बातें करते हैं कि जी ये जो है हमले जो है वो यहाँ पर अस्पताल शायद बनाए हुए हैं, जो तालिबान आते हैं वहाँ से, तो वो यहाँ पर आकर जो है वो स्टे करते हैं और वो यहाँ पर उनको इमदाद फराहम की जाती है, और ये तमाम चीज़ें। और इसमें जो पाकिस्तान का जवाब, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या किस किस्म के इल्ज़ामात हैं ये काबुल हुकूमत की तरफ से? गेम्स में बैड लूजर होता है। अशरफ गनी रजीम इज अ बैड लूजर। उन्हें पता है कि वो काबुल को और बड़े शहरों को होल्ड नहीं कर सकते, अल्टीमेटली उन्होंने जाना ही जाना है। और बैड लूजर ये करता है कि अपनी शिकस्त का जवाब जो है दूसरों पे डालता है कि पाकिस्तान की इंटरफेरेंस की वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। अगर आपने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक सेशन देखी है अफगान जर्नलिस्ट के साथ, बहुत अच्छी सेशन थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे वजीर आजम उनके साथ खुले डुले बैठे और उनके हर किस्म के सवाल को उन्होंने कबूल किया। अभी जिस किस्म के सवाल हुए उनसे और जो उन्होंने जवाब दिए, उनमें जमीन आसमान का फर्क, और साफ पता चल रहा था कि जो पढ़ा लिखा तबका है काबुल में, जो कि अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करता है, वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं। जो हकायक हैं, जमीनी हकायक, उनका उनको इतराफ नहीं है, और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से अपनी दुश्मनी की वजह से अफगानिस्तान में गड़बड़ डाल रहा है, पाकिस्तान नहीं चाहता अफगान की इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात हों। वो ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि अब से कुछ दिन पहले तक चाइना अपने 22 पॉइंट से पाकिस्तान के अंदर सोरिश कराता था, मुख्तलिफ टीटीपी को इस्तेमाल करना, बलोच लिबरेशन के मुख्तलिफ एक्टर्स को इस्तेमाल करना, पाकिस्तान में धमाके कराना, और आपको पता है जो जसूस हमारे कब्जे में भी आया हुआ है। तो ये सारा उसी का लिंक है।
this government is in isolation. It is a king who does not know that I am wearing no clothes. ये एक कहानी है, एक फेबल है, a king without clothes. This is what is happening to Ashraf Ghani regime. वो समझ रहे हैं कि अमेरिका, नेटो, इंडिया की सपोर्ट के साथ वो मुकाबला कर लेंगे पाकिस्तान का, और वो समझ रहे हैं पाकिस्तान फ्यूल कर रहा है तालिबान की फाइट को, जबकि हमने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारा इस फाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अमन चाहते हैं। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था, वज़ीर आज़म ने जब कहा था कि इस पूरी जंग का और इस पूरे सिनेरियो का जो सबसे बड़ा लूज़र है वो भारत है। इस पूरे जी। जो कुछ भी हो रहा है, इसका लूज़र जो है। अब उसी पर अगर हम बात करें और हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो जो अमेरिका का एक वाहिद पार्टनर है इस खित्ते में इस वक़्त, जिसको आप समझें कि एक तने-तन्हा जो पार्टनर है अमेरिका का, वो है इंडिया। और एंथनी ब्लिंकन का जो दौरा है जो भारत का, वो अभी हमारे सामने है और एंथनी ब्लिंकन ने काफ़ी वहाँ पे बातें की हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप उस पर बात करें। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने $25 मिलियन की इमदाद भी दी है वैसे, ठीक है? जिसके बारे में जी। ये इंडिया हमें बहुत ज़्यादा वो कहता है कि हम तो भिखारी हैं, हम तो पैसे माँगते रहते हैं, हम तो एड पॉलिसी पे चलते हैं। तो एक तो ज़रा इस पर बात करें और ज़रा एंथनी ब्लिंकन वाला जो विज़िट है टू इंडिया, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। एंड डोंट यू थिंक ही शुड हैव विजिटेड पाकिस्तान एज़ वेल? आई मीन दैट्स प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट कंट्री टू विजिट राइट नाउ फॉर द यूएस देन इंडिया राइट नाउ प्रोबेबली। जी। पाकिस्तान का विजिट क्यों नहीं वो कर रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहे। उनके CIA के जो हेड थे वो आए थे, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी प्राइम मिनिस्टर से मिलने की, प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया था, एंड राइटली सो ही रिफ्यूज्ड। देन केम दी एब्सोल्युटली नॉट स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं। इंडिया एक्सपोज हो गया लद्दाख में, उनकी मिलिट्री लिमिटेशंस जो हैं, बहुत बड़ी आर्म्ड फोर्सेस हैं, बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग अ मॉडर्न वॉर। और अमेरिका जिसने उनको अपना इंडो पैसिफिक रीजन में अपना अलाय बनाया है, इंडो पैसिफिक रीजन समझ लें नेटो की तरह एक इत्तेहाद है, उसमें अपना अलाय बनाया है, उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दिया है। अब अमेरिका को फिक्र है कि इनको वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में लाया जाए, लेकिन जब ये वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में आना भी चाहते हैं तो पूरी इंडियन आर्मी को मिलिट्री स्ट्रक्चर में रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जनरल बिपिन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया और कमांड बनाई जा रही है। उसकी वजह से इंडिया के अंदर स्पेशली इंडियन एयर चीफ और जनरल बिपिन का तनाजा आपने अखबारों में भी देखा होगा। सो इंडिया बहुत बुरे हालात में है स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, कोविड ने उनकी जान मार दी है। वो कहते हैं 40 लाख डेथ्स हुई हैं। हमारे दोस्त जो इंडिया में रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं करोड़ों में डेथ्स हुई हैं अभी तक डेल्टा वायरस के साथ इंडिया के अंदर। तो इंडिया इज इन अ वेरी बिग एंड मतलब इन्होंने इतनी लापरवाही की है, पूरी दुनिया को इन्होंने दोबारा अजाब में डाल दिया है ये डेल्टा, और इसके बारे में दुनिया को दोबारा अजाब में डाला है। और इंडिया के अंदर के मैं आपको हालात बताऊं जो हमें हमारे इंडियन दोस्त बता रहे हैं, ये मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वहां पर अब एक चूंटी भी नहीं फड़क सकती कहीं RSS की नजरों से दूर। इतना सख्त मीडिया पे और सोसाइटी पे उनका कंट्रोल है, और जो वो पनिशमेंट दे रहे हैं लोगों को वहां पर, बहुत बुरे हालात हैं। अब वो है अमेरिका का अलाय, वो अफगानिस्तान में क्या कर सकता है? अपनी फौजें भेज सकता है, यहाँ नेटो और 22 ममालिक की फौज नहीं कुछ कर सकी। वहां पर इंडियन फौज को तो अफगान तालिबान और अफगान मुजाहिदीन जो है वो चंद दिनों में खा जाएंगे। तो वो बेसिकली उनका जो है वो है, मुझे यूं लगता है इस विजिट का जो बुनियादी मकसद था, एक तो बज़ाहिर है कि क्वाड को वो मजबूत करना चाहते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इनके साथ जापान भी है, और वो पैसिफिक रिम को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन पैसिफिक रिम अब माजी की बात हो गई है, क्योंकि बर्मा का पोर्ट्स खुल जाएंगी, श्रीलंका की पोर्ट ऑलरेडी चाइना के पास है, चाइना पाकिस्तान की पोर्ट्स 3 है, कम से कम 2 भी इस्तेमाल कर सकता है, वो बाईपास सब कुछ हो जाएगा। फेस सेविंग वो अपनी कर रहे हैं, और ये कंटेन करना चाहते हैं ग्रोइंग पाकिस्तान की माइट को, क्योंकि अब ये जाहिर होना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान कोविड के बावजूद एक
अच्छे राह पर गामजन है, तरक्की की राह पे गामजन है। और अब पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ मजीद तरक्की होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़ियादत में उनकी जो पॉलिसीज हैं आउट ऑफ द बॉक्स, उसकी वजह से तो they want to contain Pakistan. Containment of Pakistan is must have been the major But discussion they want between it their way India and probably, Clinton. right? जी And America, they want it their way probably, but then at the same time, let's discuss about the when about NSA visit when to the US. when they have lost the pie, how Yeah, can they take a piece of it? You know, they've right. lost it because of their own follies. Yep. 20 साल वहां पर वो कुछ नहीं कर सके, कोई निजाम नहीं ला सके, तो अब बाहर रह के वो क्या कर सकते हैं? Right. ये एक समझने की बात है। इसी पर हम बात करते हैं कि मोहित यूसुफ और आईएसआई चीफ जो है फैज हमीद साहब, वो इस वक्त जो है वो अमेरिका में मौजूद है, वाशिंगटन में मौजूद है। एंथनी ब्लिंकन जो है वो दिल्ली में है, और हमारे जो दोनों एनएसए और वो है वो वहां पर है, वो वहां पर मुज़ाकरात होते हैं। वहां पर क्या चल रहा है, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सी बात कर लें जरा। वहां पर भी यही कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान उनको बावर कराने की कोशिश कर रहा होगा कि वी आर नॉट गोइंग इनटू अ मिलिट्री अलायंस विद चाइना एंड रशिया। हम एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। दे आर द टू बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो हम भी उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम भी उसको फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। आप भी आए पाकिस्तान में, आप भी अपने कारखाने लगाएं, आप भी सड़कें बनाएं, आप भी इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मुहैया होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री से एक हायर डेवलपिंग कंट्री के फेज में दाखिल हो जाएगा। तो दिस इज द केक विच पाकिस्तान वांट्स टू शेयर विद दैट। और पाकिस्तान उन्हें यह भी बता रहा होगा कि देखें, तालिबान को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, हमने उनको माजी में सपोर्ट किया, वो हमारे कहने सुनने में थे, और यही बुनियादी वजह थी कि आपकी दोहा टॉक्स नहीं हुई। हाँ, हमने मेहनत की, और दोहा टॉक्स कभी होती ना अगर पाकिस्तान फैसिलिटेट ना करता। अभी अगर आप उस फैसिलिटेशन को समझ रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में उनको बैक कर रहे हैं और मुदाखलत कर रहे हैं और शिद्दत पसंदी करवा रहे हैं, तो ये गलत चीज है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की आई है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अब भी बायलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं। अमेरिका की नजर में बायलैटरलिज्म जो है वो है एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप कि जब आपको काम हो आप अपना काम करवा लें और थोड़ा सा पैसे दे दें, जब काम ना हो तो आप दूसरे को जब्त करते हैं। ये है हिस्ट्री ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की। 70 साल पाकिस्तान की नहीं था। पाकिस्तान वांट्स अ परमानेंट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इक्विटी। तो ये सारी चीजें जो है ये वहां पर 2019 के बजट में कहा था कि वी नीड ट्रेड, वी डोंट नीड एड, वी नीड द ट्रेड। सो प्रोबेबली पाकिस्तान का जो है वो नया जो वो है कि हम लोग जो है वो के साथ ट्रेड चाहते हैं, हमें एड नहीं चाहिए आपकी। और ये अमेरिका के लिए बड़ी हैरानकुन बात है प्रोबेबली। हाँ, और एड चाहिए, एड ही चाहिए, ट्रेड चाहिए, और टाइड ट्रेड एंड एड नहीं चाहिए। वो ट्रेड नहीं चाहिए जिसके साथ संगल लगे हों। हमें चाहिए इक्विटेबल लेवल पर, इक्वालिटी के लेवल पर ट्रेड। दिस इज व्हाट वी वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। और इस पूरे तनाज़र में एक अहम बात जो इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपस में मिला देती है, पाकिस्तान में काफी लोग मायूसी का शिकार है कि यार ये 40 साल पाकिस्तान ने क्या इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में भी सिविल वॉर होगी, तरीके तालिबान, धमाके, खुदकश हमले, लोग डिस्प्लेस हुए, 70,000 हमारी कैजुअल्टीज हुई, 7,000 से ज्यादा हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैजुअल्टीज हुई। तो हमने हासिल क्या किया? अगर आखिरी वक्त पे हम बाहर आके बैठ, मैं सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, हम बाहर नहीं बैठे। ये जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ आपने डिस्कस किया, और जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, पाकिस्तान इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। पाकिस्तान स्टिल इज द पिवट, it is still the gateway, it is still in the region the most geostrategically important country, and Pakistan is playing its cards extremely well. तो बहुत कुछ हो रहा है। अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो आप ये ना समझें कि पाकिस्तान ने अपने हाथ धो लिए। पाकिस्तान ने अपने हाथ नहीं धोए,
और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता अपने हाथ, क्योंकि जो स्टेक्स हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मौजूदा अलाइज के, दे आर टू हाई कि अफगानिस्तान से हम अपने हाथ धो लें। आपने थोड़ा सा टर्की का जिक्र नहीं किया। नहीं, मैं टर्की की आना भी चाहता हूँ। एरिया में मैं इंटरेस्ट है जी। टर्की से पहले ब्रिगेडियर साहब, मैं टर्की से पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो विजिट था फैसल बिन फरहान अल सऊद का इस्लामाबाद का, जो रियाद और इस्लामाबाद की जो मुलाकातें, और ये एक वफ्द के साथ वो आए और शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी मुलाकातें हुई, और अभी कल जो है वो प्रॉबली कल की बात है कि जो एम्बेसडर जो हैं वो सऊदी के जो इस्लामाबाद, वो इमरान खान साहब से भी मिले हैं। आप जरा इसके, हम जरा सऊदी पे बात करते हैं, उसके बाद हम आखिरी जो हिस्सा है वो हम टर्की पर आएंगे। तो जरा प्लीज इस पे देखिए, थोड़ा सा। सऊदी अरेबिया को एक जंग में धकेला यूएई ने, यमन वाली लड़ाई में। अब यूएई और सऊदी अरेबिया के रिलेशन खराब हो गए। सऊदी अरेबिया से भी अमेरिका अपनी फोर्सेस को पुल आउट कर रहा है, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर रहा है, और उन्होंने उनको इंडिकेशन दे दी है कि आपने खुद हिफाजत अपनी करनी है। सऊदी अरेबिया वल्नरेबल है, इसलिए कि वहां पर हमेशा बहुत ऑपरेसिव रिजीम रही है। अब वो आस्ता आस्ता खुलने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडरेशन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके साथ एक समझौता किया है कि जो मुकद्दस जगह हैं उनकी हिफाजत, जो मक्का मदीना की जरूरत हुई तो पाकिस्तान करेगा। ये एक मुआहदा है हमारा उनके साथ। तो इस सिलसिले में ये चीजें, और सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब रीजन में तन्हा हो रहा है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि मैं सहूलतकार बनूंगा हालात बेहतर करने में सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, और मुझे यकीन है कि वो रोल भी अपना प्ले करते हैं। उस वक्त जब उन्होंने कहा था तो लोगों ने ठट्ठा उड़ाया था कि इस वजीर आजम को पता ही नहीं, लेकिन अभी आप देखें वो सब कुछ हो रहा है। बड़ी गहरी सोच थी उनकी स्ट्रैटेजी में, और ये सारा इल्म उन्होंने खुद हासिल किया किताबें पढ़कर। यानी हम जो उनसे मिलते रहे हैं और उनसे डिस्कशन करते रहे, हमें अच्छा अंदाजा है कि ही इज अ वेरी वेल रेड मैन विद वेरी कीन आई ऑन हिस्ट्री उन्होंने बहुत पढ़ी हुई है। तो वो सब कुछ उसी में सऊदी अरेबिया के साथ हमारे हालात एक दफा फिर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जो ऑयल रिफाइनरी उन्होंने ग्वादर में बनानी थी उसकी तरफ शायद वो दोबारा रुजू करें और वापस आना चाहिए। Actually, there are news on that. Things will start improving, और हमारी सबसे बड़ी वर्कफोर्स जो है सऊदी अरेबिया में है। अभी आपको पता है इससे पहले हमारे कैदी भी रिहा हुए थे, तो हम नहीं चाहते कि उस वर्कफोर्स को इंडिया की वर्कफोर्स रिप्लेस करें, और जो आबादी का मिक्सचर है सऊदी अरेबिया में वो इस किस्म का है कि अगर सऊदी अरेबिया इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो बहुत तेजी के साथ उसकी कुछ रीजन में रेवोल्यूशन आ सकती है। तो सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों को भी इसका इदराक है, उनको पाकिस्तान की मदद चाहिए, और यहाँ भी पाकिस्तान को इक्वल फुटिंग्स पे सऊदीज के साथ अलायंस करना होगा, और प्रोबेबली पाकिस्तान वही करा। अब आखिरी क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान और टर्की के रिलेशनशिप। ये जो टर्की ने जो है वो क्या चाह रहा है टर्की पर पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ना सिर्फ ये बल्कि जो तैयब उर्दगान की, ये एक्चुअली हम पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हुए हैं तैयब उर्दगान के बारे में थोड़ा सा। तो आप जरा बताइएगा जरा, ये जो अब हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और टर्की, अब आर दे मतलब ये कोई हॉट वाटर्स में हम लोग इनके साथ क्या चल रहा है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा। नो देयर इज डिफरेंस ऑफ परसेप्शन एंड डिफरेंस ऑफ प्रायोरिटी। लेकिन ममालिक जो हैं जब उनके नेशनल इंटरेस्ट एक ही फ्रीक्वेंसी पे हों तो वो अलाइज बन जाते हैं। टर्की के साथ हमारा जो इशू बनेगा वो बनेगा अफगान तालिबान का, क्योंकि रशीद दोस्तम जो है वो टर्की में इलाज वगैरह के लिए गया हुआ था, उसको डेल्टा वेरिएंट हुआ था, कब आएगा वापस क्या होगा, वो उसको सपोर्ट करते हैं। जो टर्किक पॉपुलेशन है, एक तो है ना टर्की, एक है टर्किक, जो टर्किक पॉपुलेशन है, क्योंकि टर्की भी सल्जूक्स और ऑटोमन एम्पायर्स बहुत बड़ी एम्पायर्स रही हैं, उन्होंने बड़े इलाकों पे हुक्मरानी की है, उनके लोग वहां पे फैले हुए हैं। तो वो जो उनकी पुरानी सल्तनतें थी सल्जूक की और ऑटोमन की, उसकी पादाश में वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। अफगान तालिबान नहीं चाहेंगे कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस तरफ एक्सटेंड करें। उन्होंने अमेरिका को भी डेट दी कि हमें तुर्की
हम तुर्की काबल की प्रोटेक्शन के लिए तैयार है, फिर उन्होंने इंतबाह किया तालिबान को भी कि मुसलमानों को नहीं मारता, इस तरह की चीजें। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरऑल प्लान है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अल्टीमेटली, उसमें तुर्की भी तो उसका हिस्सा है ना, वो भी तो। लेकिन तुर्की में स्पेशली एर्दोगान साहब के जमाने में इन्होंने अपने आप को ओवरस्ट्रेच बहुत ज्यादा किया। मतलब लीबिया में घुस गए, यमन में भी ये स्टैटिकली सपोर्ट कर रहे हैं एंटी सऊदी अरेबिया अलायंसेस को, इसलिए कि यमन जो था इनकी एक बहुत बड़ा मुस्तकर था ऑटोमन एम्पायर में, उधर से इन्होंने सारा खाना काबा और हर जगह पर कब्जा किया था। तो ये उस हिस्ट्री को भी अपनी को नहीं भूल रहे। इजिप्ट के ऊपर भी इनका था, दे आर नॉट फॉरगेटिंग दैट हिस्ट्री ऑफ देयर। इसी तरीके से सेंट्रल एशिया में पूरा इनका रसूख रहा, इनकी सल्तनत रही, ये काबिज रहे वहां पर। तो ये लीबिया में भी पहुंचे, इन्होंने सीरिया में भी इंटरफेरेंस की। फिर जो कुर्द पॉपुलेशन है टर्की में, उसके साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और जो कुर्द पॉपुलेशन सीरिया से तुर्की की तरफ आती है महाजर बन के, यहाँ तुर्की के बॉर्डर के साथ साथ उनके कैंप्स हैं और उनका ऑटोनोमस एरिया है, उस पर भी ये वक्तन फक्तन बर्बादी करते रहते हैं। तो टर्की ने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरस्ट्रेच किया हुआ है। और अफगानिस्तान में अगर इस तरह की मुदाखलत करेगा, तो जहां अमेरिका नहीं ठहरा, जहां रूस नहीं ठहर सका, सोवियत यूनियन आगे चला गया, वहां टर्की भी कुछ फोर्सेस 1.5 लाख फौजी वो नहीं ठहर सके। चलें अब ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, और मैं बस आखिरी सवाल ही पूछना चाहता हूं आपसे, और फिर आई एम गोना wrap this up. How do you see the way the Pakistan government and the military establishment are handling the things, despite जो हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही दुनिया का इंपॉर्टेंट तरीन मुल्क बना हुआ है इस वक्त, और आने वाले वक्त में भी रहेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ये तमाम चीजें, क्योंकि अफगान वॉर, ये जो कुछ भी हो रहा है, चाइना हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है, इंडिया नेक्स्ट डोर नेबर है, ईरान नेक्स्ट डोर नेबर है, वी आर लाइक इन द मिडल ऑफ ऑल दीज नेबर्स, राइट? सो हाउ डू यू सी द वे दैट दीज गाइस आर हैंडलिंग इट? I see it both thumbs up. So the political side and the military side. So do we have some good news coming soon, inshallah? In the ये good news ही है ना। देखे ना, जितने डायलॉग है उन सब में पाकिस्तान पिवटल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिसर्जेंस हमारी होनी शुरू हो गई है, अब मजीद आस्ता आस्ता होगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बिल्डअप होने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में शुरू में गलतियां करवाई थी हमसे, वो आस्ता आस्ता फारिग होते जा रहे हैं, आप देखते होंगे। अच्छा, बड़े कम लोग में भी ब्रिगेडियर साहब की बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो फाइनेंस पर भी है, और ब्रिगेडियर साहब जो है फाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। लेकिन हम कभी फॉरेन पॉलिसियों से निकले इंशाल्लाह, और क्योंकि ये हम डिस्कशन इसलिए ज्यादा करते हैं ब्रिगेडियर साहब के साथ क्योंकि दिस इज द टॉपिक कि नोबडी टचेस। बहुत कम एक दो यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर, लेकिन हमारा जो मीडिया है उस पर शायद मोईद मीरजादा के अलावा शायद ही कोई हो कि जो इस पर कोई बात करता हो। वो जो लोकल पॉलिटिक्स और एक यहाँ पर ये कह दिया, उसने वो कह दिया, और ये बीमार हो गया और वो सेहतमंद हो गया, उसके अलावा यहाँ पर बात हुई। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इनसे ली जाए। मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहता हूँ, मेरी फाइनेंस पे ग्रिप नहीं है। फाइनेंस जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है, ओके, या जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आप हासिल करना चाहते हैं फाइनेंस के थ्रू, इसको कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। उस पे मेरी ग्रिप है। तो मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे राय रखता हूँ, बोल सकता हूँ, अपने व्यूज दे सकता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस तरह जरूर करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और फिर जिस तरह हम लोग हमेशा कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहा है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान इन चीज़ इसी तरह से हैंडल करता रहे। हम जो चीज़ की जिसकी कमी थी वो ये थी कि जो हेड ऑफ द स्टेट था उसकी एक अपनी पॉलिसी पे चल रहा होता था, फौज की एक अपनी पॉलिसी होती थी, और कोई भी जो है ना वो एक पेज जिसका जो ताना भी दिया जाता है, जो मरियम नवाज ने टेक्स्ट भी किया, ट्वीट भी किया था 2-3 दिन पहले कि एक पेज वाली हुकूमत, तो ये एक पेज पर होने के जो सम्राट हैं वो हमारे सामने हैं, और इंशाल्लाह वो आते रहेंगे। और ये बहुत खुशी होती है कि वजीर आजम जब खुद से अपने हाथ में चीजें लेता है और वजीर आजम फ्रंट फुट पर आकर खेलता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत महफूज हाथों में है। हमें बहुत ज्यादा यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम और बेहतर से बेहतरीन वक्त देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम।